नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज जो है आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपको जो वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं, यह वीडियोज कहीं ना कहीं आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, आप अगर शिक्षक बनने के क्षेत्र में उतर गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे वीडियोज जो होते हैं आपको शिक्षक की कुर्सी तक पहुँचाने के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। ये आप खुद जानते हैं। आप ही के कहने के अनुसार आपने कहा कि भैया मुझे जो है पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन दिखाइए या पर्यावरण से रिलेटेड कई क्वेश्चन हमें दिखाइए जिससे हमें ये लगे कि पर्यावरण में कैसे क्या होता है। मित्रों, आज हम आपके सामने 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि पर्यावरण के लिहाज से, पर्यावरण के पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि आपको अगर नौकरी लेनी है तो यूपी टेट से होकर गुजरना पड़ेगा शिक्षक बनने के लिए। तो आज आपके सामने 15 क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा। ये ऐसे 15 क्वेश्चन होंगे जो आपके यूं कहे तो आपके यूपी टेट के पेपर से आउट ही होते हैं। लगातार ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में लगातार पूछे जा रहे हैं। उन्हीं 15 क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इन 15 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों? सबसे पहला क्वेश्चन यही है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है, ए अर्नेस्ट हैकल ने, बी है थॉर्नडाइक ने, उसके बाद सी है टॉन्सले ने, डी है नन ऑफ द एबव। तो आप बताइए कि पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मित्रों, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा, मैं बताऊं आपको। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अगर यहीं आ जाए कि इकोसिस्टम, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, उसका प्रयोग किसने किया था? तो इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोसिस्टम, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, उसका प्रयोग टॉन्सले ने किया था। लेकिन अगर आपसे कहे पारिस्थितिकी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हैकल ने। हैकल ने पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग टॉन्सले ने। इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन परीक्षा से आउट हैं। या तो आपसे पूछेगा पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने। या तो आपसे पूछेगा इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो टॉन्सले ने किया था। ठीक, यह हो गया आपका पहला क्वेश्चन जो कि आपके पेपर से आउट रहता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, एजेंडा 21 से क्या समझते हैं? एजेंडा 21 किसके संबंधित है, यही आपसे पूछा गया है। मित्रों, मैं यहां पे जो है 3 चीजें आपके सामने रखा हूं, इसमें से आप लोगों को उत्तर देना है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? मैं आपको बता दूं, एजेंडा 21 जो है रियो सम्मेलन से संबंधित है। अब आप लोग रियो सम्मेलन क्या होता है इसके बारे में जानिए। उसके पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, यह जो है 16 सितंबर 1987 ईस्वी को, कब? 16 सितंबर 1987 ईस्वी को जापान का एक स्थान है मॉन्ट्रियल, ठीक है, जापान का एक स्थान है मॉन्ट्रियल, वहीं पर जो है एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। यह क्यों होता है? तो यह जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए होता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह प्रोटोकॉल किया जाता है। ठीक है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है समझौता। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 ईस्वी को जापान में मॉन्ट्रियल नामक जगह पर ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों। इसी वजह से 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसी वजह से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी लोग इसे जानते रहिएगा। आगे हम बात करते हैं मित्रों, जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह कब हुआ था? उससे पहले हम बात करते हैं रियो सम्मेलन। मित्रों, जो रियो सम्मेलन हुआ था, यह रियो सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। यह क्यों हुआ था? यह जो है प्रदूषण को लेकर के हुआ था। किसके आधार पर हुआ था? प्रदूषण को। इसे जो है 1992 के रियो सम्मेलन को पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे जो है पहला पृथ्वी सम्मेलन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कौन है? तो रियो सम्मेलन पहला पृथ्वी सम्मेलन है। रियो डी जेनेरियो कहां है? यह जो है कहां है? जर्मनी में। ठीक है, रियो स्थान कहां है? जर्मनी में है। तो रियो सम्मेलन 1992 में प्रदूषण को आधार बना करके किया गया था। यह पहला पृथ्वी सम्मेलन था। इसी में जो है मित्रों, इसी सम्मेलन में प्रदूषण को रोकने के लिए एक समझौता पत्र दिया गया जिसमें नियम बताए गए थे, कई नियम बताए गए थे। उसी नियमों को जो है एजेंडा 21 कहा गया। अर्थात उसमें उसी नियमों में जो है आपको एजेंडा 21 देखने को मिला। तो रियो सम्मेलन में आपको एजेंडा 21 देखने को मिला था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं मित्रों क्योटो प्रोटोकॉल।
मित्रों क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में हुआ था। यह किसे लेकर के हुआ था? यह जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था, यह क्यों हुआ था? यह जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए हुआ था। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए हुआ था। मित्रों आप सभी लोग जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव यह होता है कि पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इसी पृथ्वी के टेम्परेचर को किस तरीके से कम किया जाए कि पृथ्वी का टेम्परेचर कम हो जाए, मतलब कि एक प्रयोग किया ग्रीन हाउस प्रभाव। आपसे पूछा जाए ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली गैस कौन सी होती है जो ग्रीन हाउस के लिए इफेक्टेड होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 जापान को ओजोन परत संरक्षण के लिए हुआ था। आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत किस मंडल के बीच में होता है? आप सभी लोग जानते हैं क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल ऐसा होता है। तो क्षोभ मंडल और सप्ताप मंडल में आपका मतलब आपसे जो क्वेश्चन बनता है क्षोभ मंडल और सप्ताप मंडल से बनता है। मित्रों जो क्षोभ मंडल होता है वहां पे जो है मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल है, इसी समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत में जो छिद्र हुआ उसी छिद्र को लेकर के लोग परेशान हुए। आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो डॉप्सन एक मापन है, उसी के द्वारा जो है ओजोन परत की मोटाई मापी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 3, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? मित्रों बताइए विश्व वन दिवस 10 जनवरी को। मैं आपको बता दूं 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। 5 जून की बात मित्रों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक आउट क्वेश्चन है आपके पर्यावरण में जरूर पूछे जाते हैं। 21 मार्च की बात करें मित्रों तो 21 मार्च को जो है विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वही बात करें 22 मार्च को तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। आप इसे लिख लीजिएगा, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। ये आपके जो भी मैंने लिखाया है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 मार्च को विश्व वन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। इन दिवसों में से एक दिवस आपसे जरूर पूछा जाता है, कभी न कभी पूछा गया है। ठीक, चलिए प्रश्न 4 की बात करते हैं। प्रश्न 4 है कि पशुओं की जुगाली करने से किस गैस का रिसाव होता है? आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा कि पशुओं की जुगाली मतलब जब ऐसे मुख करते हैं, भोजन को पचाने के लिए करते हैं, उसमें से किस गैस का रिसाव होता है? ठीक है, बताइएगा क्या मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, आर्गन का या नियॉन का? मित्रों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा मीथेन। मीथेन से उनके जुगाली करने पर या धान की खेतों में से कौन सा गैस निकलता है तब भी मीथेन गैस निकलेगा। मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4। इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मित्रों जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी लोग जानते हैं, मैंने अभी बताया ग्रीन हाउस प्रभाव में, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन सी होती है, सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मित्रों बात करें आर्गन की तो आर्गन जो है, आर्गन जो गैस होते हैं वो बल्बों में पाए जाते हैं। जो आपके प्रकाश वाले बल्ब होते हैं उसके अंदर आर्गन गैस पाए जाते हैं। वही बात करें नियॉन की तो नियॉन भी जो है, नियॉन गैस का भी प्रयोग बल्बों के अंदर किया जाता है, लेकिन यह जो है जो कोहरे को बेधने वाले लैंप होते हैं, कोहरे को बेधने वाले लैंपों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोहरे को बेधने वाले लैंपों में इसका प्रयोग किया जाता है। बात करें आर्गन और नियॉन, ये दोनों जो है अक्रिय गैस की श्रेणी में आते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है। ठीक है, मैं तब तक बता देता हूं कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग जानिएगा पीएच जो पैमाना होता है, पीएच के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो वैज्ञानिक उनका नाम था सोरेनसन। इन्होंने एक पैमाना दिया और उस पैमाने पर इन्होंने बीच में 7 माना। ठीक है, बीच में 7 माना और इन्होंने कहा कि 7 से कम अगर किसी द्रव की या किसी भी चीज की 7 से कम पीएच मान प्राप्त होता है तो वह क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, और 7 से अधिक अगर होता है तो वह जो है क्षारीय होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन जो अम्लीय वर्षा वाला फैक्टर है, अम्लीय वर्षा वाले फैक्टर में 7 से कम नहीं होता है। अम्लीय वर्षा वाले फैक्टर में होता है 4.2। मित्रों 4.2 से भी कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 4.2 से भी कम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
हम यहाँ पे ओजोन परत की बात कर लेते हैं मित्रों। ओजोन परत जो है आपको बता दें, भारत देश में सबसे ज्यादा जो ओजोन परत की मोटाई पाई जाती है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओजोन परत की सबसे ज्यादा मोटाई भारत देश में श्रीनगर में पाई जाती है, ठीक है। अगर बात करें सबसे कम मोटाई कहां पे पाई जाती है, तो सबसे कम मोटाई जो है त्रिवेंद्रम में पाई जाती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन मैं और पूछ सकता हूं कि जो हवाई जहाज होते हैं वह किस मंडल में भ्रमण करते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, समताप मंडल, जिसमें बराबर ताप हो, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं न घटित हो, उसी में तो हवाई जहाज चलेगा। तो समताप मंडल में ही हवाई जहाज आपका चलता है। जो आपका ओजोन परत है वो समताप मंडल में ही पाया जाता है, ठीक है। आइए चलिए आगे क्वेश्चनों की, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। आपके सामने अगला प्रश्न है, दमघोटू गैस किसे कहते हैं। आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। यह प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा बार आपके सामने आया होगा। दमघोटू गैस क्या कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं, या सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है। तो मित्रों आप सभी लोग जानते हैं जो दमघोटू गैस है वो कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। याद कर लीजिएगा का दमघोटू गैस किसे कहते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है दमघोटू गैस की संज्ञा दी गई है। आगे बात करते हैं प्रश्नोत्तर प्रश्न 7 की। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, 1984 में, 1983 में, 1980 में, 1972 में। बताइएगा अगर आप लोगों को आता है। मित्रों जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग, यह फेमस क्वेश्चन है यूपी टेट का, वह 1984 को हुआ था। डेट भी आपसे कभी कभार पूछा जा सकता है। तो 3 दिसंबर 1984 को कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 की रात को जो है भोपाल में एक मतलब कि एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। क्या नाम था, यूनियन कार्बाइड कंपनी, ठीक है, यूनियन कार्बाइड कंपनी, इसी कंपनी में हुआ था। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है किस गैस के रिसाव से हुआ था, MIC, इसका मतलब है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसके कारण जो है 15,000 से ज्यादा व्यक्तियों की जान चली गई थी। तो आप सभी लोग जानिएगा, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को रात्रि में यूनियन कार्बाइड कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी एक विकट त्रासदी के रूप में हमारे सामने आई थी। आपसे पूछा जाए भोपाल गैस त्रासदी, चलिए ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मित्रों यह भी फेमस क्वेश्चन है यूपी टेट का कि स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आप लोग बताइए, क्या मुंबई को कहा जाता है, कोलकाता को कहा जाता है, आगरा को, या कानपुर को। मित्रों मैं सब पर बात करूंगा। मित्रों स्मोक सिटी ऑफ इंडिया जो है कोलकाता को कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कोलकाता को कहा जाता है। बात करते हैं मुंबई की। मित्रों मुंबई को जो है भारत की औद्योगिक राजधानी का दर्जा दिया गया है। तो आप याद करिएगा भारत की औद्योगिक राजधानी कौन सी है, तो मुंबई है। आगे बात करते हैं मित्रों कानपुर। आपसे इससे पहले मैं आपको बता दूं मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं मैनचेस्टर के बारे में। मैनचेस्टर कहां पर स्थित है, तो आप लोग लिख लीजिएगा इसे। मैनचेस्टर जो है लंदन में स्थित है। मैनचेस्टर क्यों प्रसिद्ध है, मैनचेस्टर में जो है सूती वस्त्र का ज्यादातर उद्योग होता था, इस वजह से मैनचेस्टर प्रसिद्ध हो गया। तो मैनचेस्टर जिस तरीके से सूती वस्त्र उद्योग के लिए लंदन में प्रसिद्ध है, ठीक उसी तरीके से भारत में भी कई तरीके के मैनचेस्टर बनाए गए। जैसे आपसे कहे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर मिस्टर कोयम्बटूर है। ध्यान रखिएगा, कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर आप लोग ध्यान रखिएगा अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। अगर आपसे कहें उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर मित्रों कानपुर को कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कानपुर को क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे आपसे बात करते हैं इटाई रोग का कारण क्या है, प्रश्न नंबर 9 है। इटाई रोग का कारण क्या है, क्या कैडमियम है, या पारा है, या सीसा है, या कोयला है, बताइएगा। मित्रों जो इटाई रोग होता है, फेमस क्वेश्चन आप यूपी टेट, इटाई रोग का कारक जो है कैडमियम होता है। क्या है, कैडमियम। आपसे पूछा जाए कि मिनी माता रोग का कारक क्या होता है, मिनी माता रोग का कारण क्या होता है, आप लोग जो है बताइएगा अगर आपको आता है। मिनी माता रोग का क्या कारण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों प्रश्न नंबर 10 की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा उत्तर प्रदेश टीईटी के। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, मैं आपको बता दूं मित्रों, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया था, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मित्रों कब आया था? तो 1986 में आया था। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए होता है। उसके बाद मित्रों आप सभी लोग जानते हैं 1992 में क्या होता है? रियो सम्मेलन होता है, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 को कहा जाता है। उसके बाद 1997 में क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल होता है, जिस पर हमने बात किया। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है सारा देश सशंकित था, पूरा विश्व सशंकित था, इसकी वजह से हम क्योटो प्रोटोकॉल करते हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 1972 में जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया जाता है, किया गया। ठीक है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो जब भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बना था उसी वर्ष जो है स्वीडन के स्टॉकहोम में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। यह भी आप ध्यान रख लीजिएगा, आप कहीं पर लिख लीजिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। मित्रों बात करें 1973 को, तो 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट आपसे पूछा जा सकता है बाघ परियोजना या बाघ प्रोजेक्ट किसे कब लाया गया भारत देश में? तो 1973 में लाया गया, इसे हम टाइगर प्रोजेक्ट ही बोल देते हैं। फेमस क्वेश्चन ऑफ यूपी टेट, टाइगर प्रोजेक्ट कब है? 1973 में। पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के लिए। आगे बात करते हैं सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक कार्बन का मतलब वही कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आप समझिए कार्बन ही है। सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? क्या चीन है या भारत है या अमेरिका है या रूस है? मित्रों जब एक क्वेश्चन यूपी टेट में आया था तो उस समय जो है आज भी अगर आंकड़ा देखा जाए चाइना ही सबसे ज्यादा कार्बन उत्पादित करता, मतलब कि निष्पादित करता है। इसका राइट आंसर होगा चाइना। आप इसे ध्यान रख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 12 मैंने आपसे पूछा है क्योंकि वर्तमान के समय में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, क्योंकि वर्तमान के समय में जो भारत देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो भारत देश में वर्तमान के समय में 53 टाइगर रिजर्व हैं। मित्रों जो 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया वह गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व को बनाया गया। यह गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो आप सभी लोग अगर करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में मित्रों गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है, आगे हम 3 क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 12 क्वेश्चन हो गए हैं मित्रों। जो 13वां क्वेश्चन आपके सामने वह यह है कि एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है? मित्रों मैं अगर बात करूं ना, जो ये मैं 15 क्वेश्चन करा रहा हूं और 15 क्वेश्चन में जो मैं चीजें मतलब कि एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, उन सभी क्वेश्चन को अगर जोड़ा जाए 30-32 क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं दावा कर सकता हूं इन 15 क्वेश्चन में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन हर एक पेपर में देखने को मिलेंगे यूपी टेट के। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है। मित्रों एक सींग वाला जो गैंडा होता है ना वो असम में पाया जाता है। और असम का एक उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2021 तक कम से कम 5 बार आ चुका है। ठीक है, और आपसे यही क्वेश्चन किया जाए कि सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या कहां है? हाथियों की संख्या भी सबसे ज्यादा कहां पर है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान आप सभी लोग जानते हैं, गुजरात में पाया जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। आगे बात करते हैं मित्रों प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, कोयला तथा खनिज किस प्रकार के संसाधन है? क्या अनव्य है, नव्य है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर 1 आपको उत्तर देना है। उत्तर दीजिए, कोयला और खनिज किस प्रकार के संसाधन है? मित्रों कोयला या खनिज आप सभी लोग जानते हैं, कोयला या जो खनिज होता है वह अनवीकरणीय होता है, इसे हम अनव्य भी बोल देते हैं। कैसे? इस वजह से क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कोयला का एक सीमित भंडार है, खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं उन्हें कहते हैं अनवीकरणीय या अनव्य। जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं नवीकरणीय। जैसे सूर्य से ऊर्जा है वो लगातार हमें मिल रही है, तो सौर ऊर्जा कैसी ऊर्जा हो गई? नवीकरणीय ऊर्जा हो गई, अर्थात हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा नवीकरणीय हो गई, पवन बहेगा तो हम उसे प्राप्त कर लेंगे। यह सीमित नहीं है, पवन सीमित नहीं है, सूर्य की ऊर्जा सीमित नहीं है, लेकिन यह जो कोयला होता है, खनिज संसाधन होते हैं, सीमित होते हैं। यह अनवीकरणीय अर्थात यह हम पुनः से दोबारा से इसका रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इस बात को ध्यान रखिएगा।
भारत का सबसे बड़ा नहीं, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मित्रों? इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला इसका जो उत्तर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका निर्माण जो है 1936 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में इसका नाम जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। क्या रखा गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिए। क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके बीच से होकर के रामगंगा नदी गुजरती थी, इस वजह से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। जब 1936 में इसका निर्माण हुआ था तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क हुआ करता था, लेकिन इसे बाद में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया कालांतर में। उसके बाद वर्तमान के समय में अभी फिलहाल रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है मित्रों, मैं आपसे बता दूं, मैंने आपको जो है 15 क्वेश्चन आपको बताया। आपको 15 क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से लिख लेना है, आपको ध्यान दे देना है। आपको वो जो मैंने बताया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद रियो सम्मेलन, एजेंडा 21, ये सभी मैंने आपको बताया। ओजोन परत में किसकी मोटाई कैसे नापी जाती है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, जहाज कहाँ पे चलता है, क्षोभ मंडल में कौन सी घटना होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया जो तमाम दिवस मैंने बताए, जैसे मैंने आपको 22 मई आप ध्यान रखिएगा। 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और जो अब की बार क्वेश्चन पूछा गया, जैव विविधता अधिनियम भारत देश में कब आया, तो जैव विविधता अधिनियम भारत देश में 2002 में आया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जैव विविधता अधिनियम भारत देश में 2002 में आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1997 में कौन सा प्रोटोकॉल हुआ, वह भी मैंने आपको बताया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद कुछ राष्ट्रीय उद्यान पर बात किया। तमाम फिलहाल के लिए मैं बता दूं, ये जो 15 क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण के लिए रामबाण साबित होंगे। मित्रों, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसी तरीके के 3, 4, 5 या 7, 8 लेक्चर मैं आपके लिए पर्यावरण के लिए तैयार कर दूंगा, जो कि आप भविष्य में कभी भी देखेंगे। तो इन जो भी हमारी तरफ से 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जितने भी लेक्चर हो सकते हैं, जितने भी वीडियोज मैं दे सकता हूं पर्यावरण पे, ये सफिशियंट होंगे आपके 20+ नंबर लाने के लिए। मैं 20+ की गारंटी तक ले सकता हूं। अगर मैं 20 वीडियो बना दूं तो 20 नंबर पर्यावरण से। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोग मतलब कि जैसा भी आपका कमेंट आएगा उसी तरीके से आगे निर्णय लिया जाएगा। नहीं तो मनोविज्ञान हम पढ़ा ही रहे हैं, मनोविज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय